जलप्रपात। खुरित मतलब हॉस्टल फॉल्स? हाँ बिल्कुल। इसकी शक्ल घोड़े की पूंछ जैसी होती है, मतलब ऊपर से थोड़ा पतला, और जैसे जैसे पानी नीचे आता है वो फैलता जाता है, चौड़ा हो जाता है। अच्छा, समझ गई, जैसे भारत का जोग जलप्रपात है। एकदम सही उदाहरण। वो एक क्लासिक हॉर्सटेल फॉल है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है ढालू जलप्रपात, कैस्केड फॉल्स। इसके तो नाम से ही लग रहा है, मतलब पानी एक ढलान पर बहता हुआ नीचे आता है। बिल्कुल, इसमें सीधा गिरावट नहीं होती, एक स्लोप होता है। हाँ। फिर एक होता है पंख जलप्रपात। पंख? फैन फॉल्स। हाँ, इसमें पानी ऊपर से गिरते हुए पंखे की तरह, मतलब पूरा फैल जाता है। दिलचस्प है। और विभक्त जलप्रपात के बारे में क्या? सेगमेंटेड। उसमें ऐसा होता है कि पानी जब नीचे गिरता है ना, तो वो एक धारा में नहीं रहता, वो कई अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है। ओह, जैसे भारत में शिव समुद्रम जलप्रपात है। क्या बात है, आपको तो काफी जानकारी है। हाँ, शिव समुद्रम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और एक मैंने पांतिक जलप्रपात के बारे में भी सुना है, टियर्ड फॉल्स। हाँ, पांतिक या सीढ़ीदार। इसमें पानी सीढ़ियों की तरह, मतलब एक लेवल से दूसरे पर, फिर तीसरे पर ऐसे गिरता है। वाह। और एक हिमाद्री जलप्रपात भी होता है। हिमाद्री यानी फ्रोजन फॉल। इसमें या तो पानी पूरी तरह जम जाता है या फिर उसमें बर्फ के टुकड़े होते हैं। ये ठंडी जगहों पर देखने को मिलता है। ठीक है। और गोता जलप्रपात, प्लंज फॉल्स। इसमें पानी चट्टान को छुए बिना सीधा नीचे छलांग लगाता है, जैसे कोई गोताखोर डाइव लगाता है ना, बिल्कुल वैसे। अच्छा, मतलब चट्टान और पानी के बीच में एक गैप होता है। हाँ। और एक आखिरी शब्द है महाजलप्रपात, कैटरैक्ट। जी, ये कोई अलग प्रकार नहीं है, ये बस किसी भी बहुत बड़े और शक्तिशाली जलप्रपात के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब दुनिया के कुछ सबसे मशहूर जलप्रपातों की सैर पर निकलते हैं। शुरुआत वेनेजुएला से करें। बिल्कुल सही जगह शुरुआत करने के लिए। वेनेजुएला में है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात। हाँ, एंजल फॉल्स। इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। 979 मीटर, ये तो बहुत ही ज्यादा है ना? ये कैरोनी नदी पर है, जिसे स्थानीय लोग कैरेप नदी भी कहते हैं। और वेनेजुएला में कोई और भी है? हाँ, एक और है, कुकिनोन जलप्रपात। ये कुकिनोन नदी पर है और इसकी ऊंचाई भी कुछ कम नहीं, करीब 610 मीटर है। ठीक है, अब उस वाटरफॉल पर आते हैं जो शायद दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर। नियाग्रा जलप्रपात। हाँ, नियाग्रा फॉल्स। हाँ, ये सेंट लॉरेंस नदी पर है और इसकी लोकेशन बहुत खास है। ये दो बड़ी झीलों इरी और ओंटारियो के बीच में स्थित है। ये दोनों झीलें ग्रेट लेक्स का हिस्सा हैं, है ना? बिल्कुल। नियाग्रा अपनी ऊंचाई से ज्यादा अपनी ताकत और विशालता के लिए जाना जाता है। तो क्या हम इसे एक महाजलप्रपात कह सकते हैं? निश्चित रूप से, ये एक परफेक्ट कैटरैक्ट है। अच्छा, अगर सिर्फ अमेरिका की बात करें, कैलिफोर्निया में, तो वहाँ कौन से हैं? कैलिफोर्निया में दो नाम याद रखने जरूरी हैं, योसेमाइट जलप्रपात और रिबन जलप्रपात। परीक्षाओं में इनकी लोकेशन अक्सर पूछी जाती है। ठीक है। और सिर्फ कनाडा में कोई खास? कनाडा में डेला जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई करीब 440 मीटर है। चलिए अब महाद्वीप बदलते हैं, अफ्रीका चलते हैं। अफ्रीका में सबसे पहला नाम आता है विक्टोरिया जलप्रपात का। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, है ना? बिल्कुल, जाम्बेजी नदी पर। इसका नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। ये बहुत भव्य है, मैंने सुना है। हाँ, ये चौड़ाई में दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक है। अफ्रीका में एक और है, शायद बोयोमा जलप्रपात। सही, ये कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में है, जायर नदी पर। अच्छा, अब जरा और दूर चलते हैं, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में है सुत्रलैंड जलप्रपात। सुत्रलैंड, न्यूजीलैंड, ये तो याद रखना आसान है। हाँ बिल्कुल, ये आर्थर नदी पर है। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में? वहां है तुगेला जलप्रपात। ये तुगेला नदी पर ही है, तो नाम याद रखना आसान है। अच्छा, अब यूरोप की तरफ आते हैं। नॉर्वे में भी तो कुछ बहुत सुंदर झरने हैं। हाँ, नॉर्वे में 3 नाम खास हैं, मॉडल्स फोसेन, दूसरा मोंगे फोसेन और तीसरा एस्पेलैंड्स फोसेन। नाम थोड़े मुश्किल हैं। हाँ, लेकिन बस ये याद रखना है कि ये तीनों नॉर्वे में हैं। ठीक है। और फ्रांस में? फ्रांस में गवर्नी जलप्रपात है, गवर्नी फॉल्स जी। और भारत के जोग जलप्रपात की बात तो हमने शुरू में ही कर ली थी। हाँ, कर्नाटक में शरावती नदी पर। और वो एक खुरित जलप्रपात, मतलब हॉस्टल फॉल का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो अब अगला चैप्टर देखते हैं। अध्याय का नाम है विश्व की प्रमुख जल संधियां। इससे पहले कि हम दुनिया के नक्शे पर जाएं, पहले ये समझते हैं कि ये जल संधि
होती क्या है? सीधी सी भाषा में ये पानी का एक संकरा सा रास्ता होता है जो दो बड़े समुद्रों या कह सकते हैं महासागरों को जोड़ता है, और ऐसा करते हुए ये जमीन के दो बड़े टुकड़ों को अलग भी कर देता है। हाँ, और इसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी डमरू जैसी होती है, इसीलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अपने आसपास से ही शुरू करते हैं। एशिया में सबसे पहले जिसका नाम जहन में आता है वो है पाक संधि। ये नाम सुनते ही भारत और श्रीलंका का नक्शा आंखों के सामने आ जाता है। हाँ बिल्कुल, ये मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। पर अगर हम असली हलचल की बात करें तो हमें थोड़ा और पूरब की ओर जाना होगा, मलक्का जल संधि की तरफ। सही, उसे समुद्री दुनिया का सुपर हाईवे कहना मतलब गलत नहीं होगा। सुपर हाईवे, ये तो दिलचस्प है। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया का लगभग 1/4 व्यापार इसी एक रास्ते से होता है। 1/4? हाँ, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए तो ये समझ लीजिए जीवन रेखा है। उनका लगभग 80% तेल का आयात इसी पतले से रास्ते से होता है। बाप रे। सोचिए अगर यहाँ कोई रुकावट आ जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है। बिल्कुल, इसीलिए ये सिर्फ एक व्यापारिक मार्ग नहीं है बल्कि एक भू राजनीतिक हॉटस्पॉट भी है। ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है और इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। वाह, मतलब हमारे हाथ में जो फोन है बहुत मुमकिन है कि वो इसी रास्ते से होकर हम तक पहुंचा हो। और इंडोनेशिया की बात हुई है तो वहीं पास में सुंडा जलसंधि भी तो है। हाँ, सुंडा जलसंधि। क्या वो भी इतनी ही महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो है लेकिन मलट्टा जितनी नहीं। सुंडा जलसंधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और ये इंडोनेशिया के ही वो बहुत मशहूर द्वीपों सुमात्रा और जावा के बीच में है। अच्छा। इसे कई बार मलक्का के विकल्प के तौर पे देखा जाता है, पर यह रास्ता ज्यादा संकरा और खतरनाक है। समझ गई। अब अगर इस सुपर हाईवे से और आगे बढ़ें तो जापान पहुंचते हैं। वहां की जलसंधियों में क्या खास है? जापान की कहानी थोड़ी अलग है। वो द्वीपों का देश है, तो वहां जलसंधियां देश को अंदर से जोड़ती भी हैं और अलग भी करती हैं। दो सबसे खास हैं। पहली सुशिमा जलसंधि जो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, लेकिन दूसरी सुगारू जलसंधि ज्यादा दिलचस्प है। वो कैसे? ये जापान सागर को सीधे प्रशांत महासागर से जोड़ती है और जापान के दो मुख्य द्वीपों होन्शु और होकाइडो को अलग करती है। अच्छा, अब एशिया से थोड़ा दक्षिण की ओर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले है बास जलसंधि। ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को उसके दक्षिणी द्वीप तस्मानिया से अलग करती है। ये अपनी खराब मौसम और तेज लहरों के लिए काफी बदनाम है। अच्छा। फिर न्यूजीलैंड में है कुक जलसंधि जो वहां के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करती है। और तीसरी है टॉरस जलसंधि जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। ये ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। ये तो कमाल है। मतलब हर जल संधि की अपनी कहानी है, अपना एक चरित्र है। बिल्कुल। और अब एक ऐसी जल संधि की बात करते हैं जो सिर्फ दो देशों को नहीं बल्कि दो महाद्वीपों और दो महाशक्तियों को अलग करती है। आप बेरिंग जल संधि की बात कर रहे हैं? हाँ, बेरिंग जल संधि। रूस और अमेरिका के बीच की वो जगह सुनने में ही कितना रोमांचक लगता है। रोमांचक भी है और ऐतिहासिक भी। ये चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, पर इसकी असली पहचान ये है कि ये एशिया के रूस को उत्तरी अमेरिका के अलास्का से अलग करती है। एक तरफ रूस और दूसरी तरफ अमेरिका। हाँ, शीत युद्ध के दौरान ये दुनिया की सबसे तनावपूर्ण सीमाओं में से एक थी। और मैंने सुना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी यहीं कहीं से गुजरती है। इसका क्या मतलब है? हाँ, लगभग ऐसा ही समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसके समानांतर से ही गुजरती है। इसका मतलब है कि जल संधि के एक तरफ एशिया में आज की तारीख है और दूसरी तरफ अमेरिका में बीता हुआ कल। आप सचमुच में एक छलांग में एक दिन आगे या पीछे जा सकते हैं। अविश्वसनीय। इतिहास, भूगोल और राजनीति सब कुछ एक जगह पर। चलिए अब उस इलाके की तरफ चलते हैं जिसका नाम हम रोज खबरों में सुनते हैं, मध्य पूर्व। हाँ, मैं हॉर्मुज जलसंधि की बात कर रही हूँ। बिल्कुल। अगर मलक्का व्यापार का सुपर हाईवे है तो हॉर्मुज ऊर्जा का। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और ईरान को ओमान से अलग करती है। लेकिन इसका असली महत्व यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल की धमनी है।
धमनी मतलब ये कि दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। ओह, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, इन सब बड़े तेल उत्पादक देशों का तेल यहीं से दुनिया भर में जाता है। और वहीं पास में एक और जल संधि है, बाब अल मंदेब। इसे आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। ऐसा क्यों? इसका ये नाम इसके खतरनाक समुद्री रास्ते की वजह से पड़ा, जहां कई जहाज डूब जाया करते थे। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये भी 2 महाद्वीपों का अलग करती हैं, एशिया के यमन को अफ्रीका के जिबूती से। ठीक है, तो हमने एशिया को अफ्रीका से और एशिया को अमेरिका से अलग करने वाली जल संधियां देख ली। अब उस जल संधि की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। जिब्राल्टर जल संधि। हाँ, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली। बिल्कुल, ये भूमध्य सागर को विशाल अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अच्छा, ये यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है। यहाँ से आप एक महाद्वीप पर खड़े होकर दूसरे को साफ देख सकते हैं। क्या बात है। अब अटलांटिक को पार करके उत्तरी अमेरिका की तरफ देखते हैं। यस, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच भी तो एक बड़ी जल संधि है। डेविस जल संधि। ये बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और इसकी खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे चौड़ी जल संधि है। सबसे चौड़ी? हाँ, ये इतनी चौड़ी है कि कई बार इसे जल संधि मानने में भी भ्रम होता है। और वापस यूरोप आए तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की वो पतली सी जगह डोवर जल संधि। बिल्कुल, ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। दुनिया की सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन यही है। ऐतिहासिक रूप से ये इंग्लैंड के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह रही है। और आज की तारीख में इसी के नीचे से चैनल टनल गुजरती है ना? हाँ बिल्कुल, पानी के ऊपर जहाज और पानी के नीचे ट्रेनें, ये आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कमाल है। चलिए अब इस सफर को अमेरिका में खत्म करते हैं। क्यूबा के आसपास 2 जल संधियां हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती हैं, फ्लोरिडा और युकाटन। हाँ, ये दोनों ही मेक्सिको की खाड़ी से जुड़ी हैं। फ्लोरिडा जल संधि, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अमेरिका के फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। ये मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और युकाटन? युकाटन जल संधि ठीक उसके दक्षिण में है। ये मेक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। अच्छा। और ये मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। तो एक तरह से ये दोनों मेक्सिको की खाड़ी के 2 दरवाजे हैं। सही कहा, एक अटलांटिक की ओर खुलता है और दूसरा कैरेबियन सागर की ओर। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, विश्व के प्रमुख पर्वत। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। जी, मुख्य रूप से अगर देखें तो पर्वतों को हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। 4 श्रेणियां? हाँ। अच्छा। सबसे पहले आते हैं वलित पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स। जी, ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं। अच्छा, जैसे दबाव पड़ता है जमीन पर। बिल्कुल। और ये दुनिया के सबसे युवा, सबसे ऊंचे और सबसे विस्तृत पर्वत है। ठीक है, और दूसरा प्रकार? दूसरा है भ्रंश या खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। ये जमीन में दरारें पड़ने से बनते हैं, जब कोई हिस्सा या तो ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे धंस जाता है। फिर आते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसा नाम से ही साफ है, इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा और दूसरे पदार्थों के जमा होने से होता है। सही। और चौथा है अवशिष्ट पर्वत। ये बहुत बहुत पुराने पर्वत होते हैं जो हवा और पानी के कटाव की वजह से घिस गए हैं। मतलब अब बस उनके अवशेष ही बचे हैं। हाँ बिल्कुल, वो लगभग समाप्त होने की कगार पर है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए महाद्वीपों के हिसाब से इन पर्वतों और उनकी सबसे ऊंची चोटियों पर एक नजर डालते हैं। उत्तरी अमेरिका से शुरू करें? हाँ बिल्कुल। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला, रॉकीज। हाँ। इसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट। जी, लेकिन यहीं पर एक और श्रेणी है, अलास्का श्रेणी। अच्छा। और उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, वो इसी अलास्का श्रेणी में है। एक मिनट, मतलब रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी पूरे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माउंट मैकिनले, जिसे अब माउंट देनाली भी कहते हैं, वो सबसे ऊंची है। ये तो एक बहुत जरूरी फैक्ट है। अच्छा, और वहाँ अपैलेशियन पर्वत श्रृंखला भी तो है? हाँ, अपैलेशियन अमेरिका और कनाडा के पूर्वी हिस्से में है और उसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर। जी, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट मिशेल है।
इसके अलावा सिएरा नेवादा कैलिफोर्निया में और सिएरा माद्रे मेक्सिको में है। ठीक है, तो अब दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। वहां की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दुनिया की सबसे लंबी? हाँ, लगभग 7,000 किलोमीटर। 7,000? जी, ये 7 देशों में फैली हुई है और इसकी और पूरे दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट एकांकगुआ। माउंट एकांकगुआ, वाओ। अब आते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एटलस पर्वत श्रृंखला। एटलस। ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैली है और इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टुबकल। टुबकल, ठीक है। लेकिन पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। अच्छा, वो एटलस का हिस्सा नहीं है? नहीं, वो तंजानिया में स्थित है और एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी एक ज्वालामुखी है। दिलचस्प। अब यूरोप की ओर चलते हैं। वहां कौन कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं? यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला। स्कैंडिनेवियाई? हाँ, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में फैली है और इसकी सर्वोच्च चोटी है गैल्डहपीगन। गैल्डोपिगन, ठीक है। फिर आती है कॉकेशियस पर्वत श्रृंखला। ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है और इसी में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है। अच्छा, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कॉकेशस में है। जी, 5,642 मीटर। और एक और बहुत मशहूर श्रृंखला है आल्प्स। आल्प्स, हाँ। ये एक नवीन वलित पर्वत है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे कई देशों में फैला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। और कुछ पर्वत तो सीमा भी बनाते हैं, है ना? बिल्कुल, जैसे जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाता है। और स्पेन और फ्रांस के बीच? स्पेन और फ्रांस के बीच पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। सही। अब आते हैं अपने महाद्वीप एशिया पर। एशिया में तो सबसे पहले नाम आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला का। बिल्कुल। ये एशिया की सबसे लंबी श्रृंखला है, लगभग 2400 किलोमीटर और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। 8,848.86 मीटर। जी, एशिया में एक और महत्वपूर्ण श्रृंखला है कुनलुन पर्वत श्रृंखला जो चीन में है। कुनलुन। इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। एशिया की रीढ़, अच्छा। फिर अराकान योमा है जो भारत और म्यांमार की सीमा पर है और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। और वो कौन सी श्रृंखला है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है? वो है यूराल पर्वत। ये पर्वत श्रृंखला पारंपरिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करती है। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताइए, वहां क्या खास है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जी, और इसी में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉस्यूस्को स्थित है, 2,228 मीटर। माउंट कॉस्यूस्को, ठीक है। तो ये तो महाद्वीपों की बात हो गई। कुछ और ऐसे पर्वत हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाँ, कुछ नाम और है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट। और अक्सर लोग ब्लैक माउंटेन और व्हाइट माउंटेन से कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, वो अलग है। हाँ, वो दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में है। ठीक है। और सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में है और अंटार्कटिका उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ है। विंसन मैसिफ, जी। और एक और तथ्य याद रखने लायक है, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर भी कहा जाता है। पर्वतों का सागर, वाह। तो अंत में एक बार नवीन और प्राचीन पर्वतों के कुछ मुख्य उदाहरण देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। नवीन वरित पर्वतों में आते हैं हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। ये सब युवा पर्वत है। जी। और प्राचीन पर्वतों की बात करें तो भारत में अरावली, उत्तरी अमेरिका में एप्लेशियन और यूराल पर्वत। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला अध्याय देखते हैं हम, विश्व के प्रमुख पठार। और जब हम भूगोल की बात करते हैं तो अक्सर या तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहन में आते हैं या फिर विशाल मैदान। पठार कहीं मतलब बीच में ही रह जाते हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि पठार दुनिया की जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये ना तो पूरी तरह से पहाड़ है, न ही मैदान। इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। तो आज हम इसी दुनिया को समझने वाले हैं। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, पर्वत, पहाड़ और पठार, इनमें आखिर फर्क क्या है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए,
पर्वत और पहाड़ दोनों की एक खासियत है, उनका जो आधार होता है वो चौड़ा होता है, पर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो नुकीले होते जाते हैं। एक चोटी होती है, एक शिखर होता है। हाँ। पर्वत बहुत विशाल होते हैं जैसे हिमालय, और पहाड़ आप कह सकते हैं उनका ही छोटा रूप है। और पठार वो कैसे अलग है? पठार भी ऊंची उठी हुई जमीन है, लेकिन उसकी कोई चोटी नहीं होती। उसका ऊपरी हिस्सा एक मेज की तरह, मतलब बिल्कुल सपाट और चौड़ा होता है। अच्छा, टेबल लैंड जैसा। बिल्कुल। आप ऐसे सोचिए कि अगर किसी बड़े से पर्वत की चोटी ऊपर से काट दी जाए तो जो सपाट सतह बचेगी वो पठार जैसी दिखेगी। ठीक है, ये तो एकदम साफ हो गया। पर क्या सभी पठार एक जैसे ही बनते हैं? नहीं नहीं, उनके बनने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं, और इसी आधार पर हम उन्हें कुछ मुख्य प्रकारों में बांटते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे भव्य प्रकार है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय मतलब पर्वतों के बीच। एकदम सही। जब दो विशाल पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे के पास आती हैं तो उनके बीच की जमीन ऊपर उठ जाती है, लेकिन वो समतल रहती है। ये पठार चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे होते हैं। अच्छा, एक किले की तरह। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तिब्बत का पठार, जो हिमालय और कुनलुन पर्वतों के बीच में है। वाह, तो दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है गिरिपद पठार। गिरिपद। गिरी मतलब पर्वत और पद मतलब पैर। बिल्कुल। ये पठार किसी पर्वत श्रृंखला के ठीक नीचे उसके पैरों के पास बनते हैं। इनके एक तरफ ऊंचा पहाड़ होता है और दूसरी तरफ कोई मैदान या समुद्र। अच्छा, तो अगर दूसरी तरफ भी पहाड़ होता तो वो अंतर पर्वतीय बन जाता? एकदम सही पकड़ा, यही मुख्य अंतर है। तीसरा प्रकार है गुंबदाकार पठार। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी के अंदर की ताकतें जमीन को धीरे धीरे ऊपर की ओर धकेलती हैं, तो जमीन एक गुंबद की तरह गोल आकार में ऊपर उठ जाती है। इसका कोई खास उदाहरण है? भारत का छोटा नागपुर पठार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, और इस प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। वो क्या? जब जमीन ऊपर उठती है तो वो अपने साथ जमीन के नीचे दबे कीमती खनिजों को भी सतह के करीब ले आती है। इसीलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का खजाना कहते हैं। यहाँ कोयला, लोहा, मतलब कई खनिज मिलते हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। मतलब पठार का बनना उस इलाके की अर्थव्यवस्था को तय कर सकता है। और वो ज्वालामुखी वाले पठार, हाँ, वो हमारा अगला प्रकार है, ज्वालामुखी पठार। इनका निर्माण करोड़ों साल तक ज्वालामुखी से निकले लावा के फैलने और परत दर परत जमने से होता है। भारत का दक्कन का पठार इसी का उदाहरण है ना? बिल्कुल, दक्कन का पठार इसका क्लासिक उदाहरण है। और यहाँ भी एक आर्थिक कनेक्शन है। जब ये लावा की चट्टान, जिसे बेसाल्ट कहते हैं, वो करोड़ों साल में टूटती है तो उससे एक खास तरह की मिट्टी बनती है। काली मिट्टी। हाँ, काली मिट्टी। और ये मिट्टी कपास की खेती के लिए दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। कमाल है। तो अब जब हम ये प्रकार समझ गए हैं तो चलिए दुनिया की सैर पर निकलते हैं। उत्तरी अमेरिका से शुरू करें? जरूर। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में रॉकी पर्वत के पास 3 पठार एक लाइन में है। सबसे उत्तर में कोलंबिया का पठार, बीच में ग्रेट बेसिन पठार और दक्षिण में कोलोराडो का पठार। कोलोराडो पठार, इसका नाम सुनते ही ग्रैंड कैनियन की याद आती है। क्या वो यही है? बिल्कुल सही। दुनिया की सबसे मशहूर घाटी ग्रैंड कैनियन इसी कोलोराडो पठार को काटकर कोलोराडो नदी ने बनाई है। अच्छा, इन्हें याद रखने के लिए एक ट्रिक सोच रहा था। बताइए। कोलंबिया और कोलोराडो दोनों कोल से शुरू होते हैं और अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ये एक अच्छा तरीका है। इस कनेक्शन से याद रह सकता है कि अमेरिका में है। और मेक्सिको में? वहां भी कोई पठार है? हाँ, मेक्सिको में चिया पास का पठार है। इसके लिए भी एक ट्रिक है। अच्छा? सभी छात्र मैक्सिमम नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो मेक्सिको से मैक्सिमम और चिया पास से पास। हाँ, ये काम कर सकती है। चलिए अब दक्षिण अमेरिका की ओर चलते हैं। ठीक है। वहाँ एंडीज पर्वतमाला के पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण पठार हैं। जैसे कि बोलिविया का पठार। हाँ, बोलिविया का पठार, ये एंडीज पर्वतों के बीचों बीच स्थित है। ये एक अंतर पर्वतीय पठार है। और अर्जेंटीना का पेंटागोनिया का पठार, इसका नाम परीक्षाओं में बहुत आता है। पेंटागोनिया का पठार बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ठंडा रेगिस्तानी पठार है। इसके लिए भी एक ट्रिक है।
जब कहीं अर्जेंट जाना हो तो लोग पैंट पहनते हैं। अर्जेंटीना से अर्जेंट और पेंटागोनिया से पैंट, बढ़िया है। अब यूरोप की तरफ चलते हैं। वहां कौन से पठार हैं? यूरोप में सबसे प्रमुख है स्पेन का मेसेटा का पठार। स्पेन का लगभग आधा हिस्सा इसी पठार पर है। और तुर्की का अनातोलिया पठार, उसे एशिया माइनर भी कहते हैं, सही कहा? जी हाँ, अनातोलिया का पठार ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, यूरोप और एशिया के बीच एक पुल की तरह। जी। लेकिन इसकी एक और खास पहचान है, यहाँ एक खास नस्ल की बकरियां पाली जाती हैं। अच्छा, कौन सी? अंगोरा बकरी। ओहो, जिनसे वो मशहूर मोहेर ऊन बनती है। वही। इस पठार का ठंडा और सूखा मौसम इन बकरियों के लिए बिल्कुल सही है। कमाल है। अब यूरोप से दक्षिण की ओर अफ्रीका महाद्वीप में चलते हैं। अफ्रीका में एक पठार है जिसे समझना बहुत जरूरी है, अबिसीनिया का पठार। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फैला हुआ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका के नक्शे का वो सीन जैसा दिखने वाला पूर्वी हिस्सा। बिल्कुल, जिसमें इथियोपिया, सोमालिया जैसे देश आते हैं। इस पठार की दो बातें इसे बेहद खास बनाती हैं। पहली, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी का मुख्य स्रोत है। अच्छा। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि माना जाता है कि कॉफी का पौधा सबसे पहले इसी पठार पर खोजा गया था। क्या बात है, मतलब सुबह सुबह जो कॉफी पी जाती है, हाँ। उसकी जड़ें अफ्रीका के इस पठार से जुड़ी हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। चलिए अब अपने घर यानी एशिया की ओर आते हैं। एशिया तो पठारों का बादशाह है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे पठार हैं। पड़ोस से शुरू करते हैं। पाकिस्तान में है पोटवार का पठार। प से पाकिस्तान, प से पोटवार। सही। भारत में दक्कन का पठार है जिसकी हम बात कर चुके हैं। म्यांमार में शान का पठार है। और चीन का लोयस पठार, उसके बारे में सुना है कि वो हवा से बनी मिट्टी से बना है। हाँ, ये इसकी सबसे अनोखी बात है। मध्य एशिया के रेगिस्तानों से लाखों सालों तक हवा बारीक पीली मिट्टी उड़ाकर लाती रही और यहाँ जमा करती रही। इसी से ये पूरा पठार बना है। और अब आते हैं दो सबसे बड़े नामों पर, तिब्बत और पामीर। इनको लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। हाँ, और इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है। तिब्बत का पठार, जैसा हमने पहले कहा, दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। क्षेत्रफल में ये इतना विशाल है कि इसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। अच्छा। और ये एशिया की 10 बड़ी नदियों का स्रोत भी है, इसीलिए इसे एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं। और पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। पामीर का पठार मुख्य रूप से तजाकिस्तान में है। इसे विश्व की छत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिलती हैं। एक गांठ की तरह। हाँ, एक गांठ की तरह। और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तो यहीं पे वो जरूरी सवाल आता है, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और ऑप्शन में तिब्बत और पामीर दोनों हों, तो सही जवाब क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसी स्थिति में पामीर का पठार सही जवाब होगा। उसे तिब्बत से भी ज्यादा ऊंचा माना जाता है। लेकिन अगर विकल्प में पामीर नहीं है, तब तिब्बत का पठार सही जवाब होगा। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब कुछ और पठारों को देख लेते हैं। मेडागास्कर में भी एक पठार है। हाँ, मेडागास्कर द्वीप का बड़ा हिस्सा एक पठार ही है। उसे मेडागास्कर या मलागासी का पठार कहते हैं। दोनों नाम याद रखना जरूरी है। और आखिर में ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। वहां किम्बरले का पठार है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल, किम्बरले का नाम सुनते ही लोगों को दक्षिण अफ्रीका की हीरे की मशहूर खान याद आती हैं। हाँ, किम्बरले माइंस। हाँ, ये बहुत जरूरी है याद रखना कि किम्बरले की हीरे की खान दक्षिण अफ्रीका में है, जबकि किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है विश्व की प्रमुख नहरें। जी, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नहरें आखिर होती क्या हैं। देखिए, नहरें जो है वो मानव द्वारा बनाए गए जल मार्ग हैं। वैसे तो इनका मुख्य उपयोग मतलब खेती के लिए पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता है। हाँ, सिंचाई के लिए। बिल्कुल। लेकिन जब हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो बड़ी नहरों का निर्माण असल में परिवहन के लिए किया जाता है। जहाजों के आने जाने के लिए। हाँ, जहाजों के लिए। तो आज हम इन्हीं बड़ी परिवहन वाली नहरों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए उत्तरी अमेरिका से शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले है सू नहर। सू नहर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। जी, और ये दोनों झीलें जो है वो ग्रेट लेक्स का हिस्सा है।
अमेरिका और कनाडा की सीमा पर जो 5 बड़ी झीलें हैं ना, अच्छा, वो ग्रेट लेक समूह। हाँ, उन्हीं का एक समूह है। तो सू नहर इन्हीं में से 2 सबसे बड़ी झीलों को जोड़ने का काम करती है। और इसी ग्रेट लेक्स क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण नहर है, ईरी नहर। वो भी अमेरिका में ही है। बिल्कुल, ईरी नहर वो ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। तो एक तरह से सू नहर और ईरी नहर दोनों ही ग्रेट लेक्स क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी हैं। बहुत जरूरी। अच्छा, अब उस नहर की बात करते हैं जिसका नाम शायद सबने सुना होगा, पनामा नहर। जी, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका महत्व तो आप इस बात से समझिए कि इसके बनने से पहले क्या होता था। क्या होता था? अगर किसी जहाज को अमेरिका के पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक जाना है, अच्छा, तो उसे पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। अरे वो तो बहुत ही लंबा रास्ता हो गया। बहुत लंबा, लगभग 12,000 मील की दूरी। पनामा नहर ने इस दूरी को घटाकर सिर्फ 4,000 मील कर दिया। क्या बात है! जबरदस्त बचत है ये तो। इसका निर्माण 1914 में पूरा हुआ था, है ना? जी, 1914 में। पहले इस पर अमेरिका का अधिकार था, लेकिन साल 2000 में इस पर पूरी तरह से पनामा का अधिकार हो गया। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात तो इसकी लॉक प्रणाली है। हाँ, पनामा नहर अपनी लॉक प्रणाली या लॉक सिस्टम के लिए ही जानी जाती है। ये काम कैसे करती है? देखिए, नहर में हर जगह पानी की गहराई एक जैसी नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो इस समस्या को हल करने के लिए नहर में बड़े बड़े फाटक मतलब लॉक्स बनाए गए हैं। जहाज को एक लॉक में लाया जाता है। अच्छा, फिर फाटक बंद करके उसमें पानी भरते हैं ताकि जहाज ऊपर उठ सके और आगे बढ़ सके। अरे वाह, ये तो जहाजों के लिए एक तरह की वाटर लिफ्ट हो गई। बिल्कुल, वाटर लिफ्ट। यही तकनीक पनामा नहर को बाकी नहरों से एकदम अलग बनाती है। कमाल है। अच्छा, पनामा की तरह ही एक और बेहद महत्वपूर्ण नहर है, स्वेज नहर। स्वेज नहर ये मिस्र में है और लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इस नहर का निर्माण 1869 में पूरा हुआ था। 1869 यानी जिस साल महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। बिल्कुल। और इसके बनने का असर बहुत गहरा था। मतलब आप सोचिए, पहले यूरोप से भारत आने के लिए पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था। हाँ, वो तो बहुत लंबा रास्ता था। स्वेज नहर ने भारत और यूरोप के बीच की समुद्री दूरी को लगभग 7,000 किलोमीटर कम कर दिया। 7,000 किलोमीटर! ये तो बहुत ही बड़ी बचत है, समय और ईंधन दोनों की। जबरदस्त। इस नहर से जुड़ी कुछ और खास बातें भी हैं, जैसे इसके बंदरगाह। वो परीक्षा के लिहाज से जरूरी हो सकते हैं। हाँ, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वेज नहर का जो उत्तरी सिरा है, यानी भूमध्य सागर की तरफ, जी, वहाँ है पोर्ट सईद बंदरगाह। पोर्ट सईद, ठीक है। और दक्षिणी सिरे पर यानी लाल सागर की तरफ पोर्ट स्वेज बंदरगाह है। अच्छा, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज, याद रहेगा। जी। चलिए अब यूरोप की कुछ नहरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कील नहर। कील नहर ये जर्मनी में है। और ये किसको जोड़ती है? कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है और ये एक बहुत ही व्यस्त जलमार्ग है। अच्छा, इसके बाद है गोटा नहर जो स्वीडन में है। जी। ये स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग से जोड़ती है। जी। और ग्रेट ब्रिटेन में मैनचेस्टर नहर है। हाँ, मैनचेस्टर नहर ये मैनचेस्टर शहर को सीधे लिवरपूल से यानी समुद्र से जोड़ देती है। तो ये तो यूरोप की हो गई। अब एशिया की बात करें तो भारत में भी एक नहर है, बकिंघम नहर। हाँ, बकिंघम नहर ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के बीच स्थित है। और भविष्य की भी एक परियोजना है जिसके बारे में काफी चर्चा होती है, क्रा नहर परियोजना। क्रा नहर, हाँ, ये थाईलैंड में प्रस्तावित है। मतलब अभी बनी नहीं है? नहीं, अभी ये एक प्रस्तावित योजना ही है, लेकिन अगर ये बनती है तो ये थाईलैंड की खाड़ी को सीधे अंडमान सागर से जोड़ेगी। अच्छा, इससे व्यापार का पूरा रूट बदल सकता है। ये तो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लगता है। तो ये थी विश्व की कुछ प्रमुख नहरें। हर नहर के पीछे एक कहानी है, एक जरूरत है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे इंसान ने अपनी सुविधा और व्यापार के लिए भूगोल तक को बदल दिया है। तो अब अगला चैप्टर देखते हैं, विश्व की पवनें। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि पवन होती क्या है। हम हवा और पवन दोनों शब्द इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब हवा बहती है या यूं कहें कि जब हवा में प्रवाह होता है तो उसे पवन कहते हैं। अच्छा, और ये बहती क्यों है? इसका सिर्फ एक कारण है, वायुदाब का अंतर, मतलब एयर प्रेशर का डिफरेंस। हवा हमेशा ज्यादा दबाव वाले इलाके से कम दबाव वाले इलाके की ओर चलती है। ठीक है, जैसे पानी ऊंचाई से ढलान की ओर बहता है। पर मैंने सुना है कि ये प्रवाह बिल्कुल सीधा नहीं होता,
इसमें पृथ्वी का घूमना भी एक भूमिका निभाता है ना? हाँ, और यहीं से चीजें थोड़ी और जटिल हो जाती हैं। इसे कहते हैं फेरल का नियम। फेरल का नियम? जी, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से ये पवनें सीधी नहीं चलती। उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। दाईं ओर? और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर। अच्छा, तो पृथ्वी का घुमाव हवा को एक तरह से मोड़ देता है। और हवा का संचलन, मतलब इसका मूवमेंट, क्या सिर्फ जमीन के समानांतर ही होता है? नहीं, ये दो तरह का होता है। एक तो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, जो आपने कहा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। जब हवा गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उठती है। ये वर्टिकल मूवमेंट ही है जो पूरे सिस्टम को ऊर्जा देता है। तो ये पूरा एक 3D सिस्टम है। तो फिर पवनों के प्रकार क्या क्या हैं मोटे तौर पर? इन्हें 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहली है प्रचलित पवनें, जिन्हें परमानेंट विंड्स कहते हैं। ठीक है। दूसरी है मौसमी पवनें या मॉनसून विंड्स। ओके। और तीसरी है स्थानीय पवनें यानी लोकल विंड्स। चलिए तो फिर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्रचलित पवनें। इनके नाम से ही लग रहा है कि ये स्थायी होंगी। बिल्कुल, ये वो विशाल पवनें हैं जो साल भर पृथ्वी के एक बहुत बड़े क्षेत्र में लगभग एक ही दिशा में चलती रहती हैं। और ये चलती कैसे, मतलब इनका रास्ता कैसे तय होता है? इन्हें समझने के लिए हमें पृथ्वी की वायुदाब पेटियों यानी प्रेशर बेल्ट्स को समझना होगा। प्रेशर बेल्ट्स? हाँ, जैसे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर बहुत गर्मी होती है तो वहां हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। इससे वहां हमेशा एक निम्न दाब पेटी या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनी रहती है। अच्छा। फिर ध्रुवों पर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वहां ठंडी और भारी हवा नीचे बैठती है, तो वहां बन जाती है उच्च दाब पेटी, पोलर हाई। तो एक लो प्रेशर बेल्ट हो गई, एक हाई। इनके बीच में भी बेल्ट्स बनती हैं, जैसे उपोष्ण उच्च दाब पेटी और उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी। हवा इन्हीं हाई और लो प्रेशर बेल्ट्स के बीच चलती है। और इसी से हमारी पहली प्रचलित पवनें बनती हैं। जैसे? व्यापारिक पवनें। सही, ट्रेड विंड्स। ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी से, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई से भूमध्य रेखा की निम्न दाब की पेटी की तरफ चलती हैं। और इन्हें ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं? व्यापार से कोई संबंध था क्या? बिल्कुल था। पुराने समय में जब जहाज पाल से चलते थे तो व्यापारी इन्हीं हवाओं के भरोसे अपना जहाज छोड़ देते थे। इनका रास्ता इतना प्रेडिक्टेबल था कि अटलांटिक पार का व्यापार इन्हीं पर निर्भर था। वाह, तो ये ग्लोबल इकोनॉमी की पहली चालक थी। अब दूसरी प्रचलित पवनें हैं पछवा पवनें या वेस्टर्लीज। जी, ये भी उसी उपोष्ण उच्च दाब पेटी से शुरू होती हैं, लेकिन ये ध्रुवों की तरफ उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं। और इनके बारे में मैंने एक बहुत ही रोचक बात पढ़ी है, खासकर दक्षिणी गोलार्ध में। वहां इन्हें कुछ खास नाम दिए गए हैं जो परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है कि जमीन बहुत कम है, सिर्फ खुला समंदर है, तो हवा को रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, तो ये पवनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। इसीलिए 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन्हें गरजता चालीसा कहते हैं। गरजता चालीसा, रोरिंग 40s। 50 डिग्री पर ये और प्रचंड हो जाती हैं, तो नाम है प्रचंड 50। फ्यूरियस 50s। और 60 डिग्री पर तो ये अपनी चरम पर होती हैं, तब इन्हें कहते हैं चीखता 60 यानी श्रीकिंग 60s। क्या बात है, ये नाम ही इनकी ताकत बता रहे हैं। और तीसरी कौन सी है? तीसरी है ध्रुवीय पवनें, पोलर ईस्टर्लीज। ये ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं। बहुत ठंडी होती हैं ये। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रचलित पवनें। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, मौसमी पवनें। हाँ, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये मौसम या समय के साथ अपनी दिशा बदल देती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? स्थलीय समीर और समुद्री समीर, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तटीय इलाकों में ये रोज महसूस होती हैं। अच्छा, ये कैसे काम करती हैं? देखिए, दिन के समय जमीन पानी की तुलना में जल्दी गर्म हो जाती है। हाँ, ये तो होता है। तो गर्म जमीन के ऊपर निम्न दाब बन जाता है और ठंडे समुद्र के ऊपर उच्च दाब, तो हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। इसे कहते हैं समुद्री समीर। और रात में इसका ठीक उल्टा होता होगा। प्रकार पर स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। हाँ, और यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। ये पवनें किसी खास जगह पर तापमान और दबाव के स्थानीय अंतर से पैदा होती हैं। मतलब इनका प्रभाव क्षेत्र छोटा होता है। जी, और यहाँ से दो तरह के सवाल आते हैं, पवन का स्थान और उसकी प्रकृति, मतलब वो गर्म है या ठंडी। तो पहले कुछ गर्म पवनों की बात करते हैं। एक नाम जो बहुत सुना है, चिनूक। चिनूक,
ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती है। ये एक गर्म और सूखी हवा है। और इसकी खास बात क्या है? इसे हिमभक्षी कहते हैं, स्नो ईटर। हिमभक्षी? हाँ, क्योंकि ये सर्दियों में बर्फ को बहुत तेजी से पिघला देती है, जिससे जानवरों के लिए चरागाह खुल जाते हैं। वाह, तो ये तो वहाँ के पशुपालकों के लिए वरदान हुई। ऐसी ही एक और हवा है, शायद यूरोप में, फॉन। बिल्कुल, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर ये भी गर्म हवा है और ये अंगूर की फसल को जल्दी पकाने में मदद करती है। अच्छा। अब एक और दिलचस्प हवा, सिरोको। कहते हैं ये इटली में रक्त वर्षा करती है, मतलब ब्लड रेन। ये सुनने में अजीब लगता है पर सच है। सिरोको सहारा मरुस्थल से उठती है। मतलब ये अपने साथ रेत लाती होगी? बहुत सारी लाल रेत। फिर ये भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरते हुए नमी सोख लेती है, और जब ये इटली में बारिश करती है तो पानी के साथ वो लाल रेत भी गिरती है। लगता है जैसे खून की बारिश हो रही हो। अविश्वसनीय है ये तो। अब एक और नाम है, हरमटन। इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। हाँ, ये पश्चिमी अफ्रीका में खासकर गिनी तट पर चलती है। ये भी सहारा से आती है, गर्म और बहुत सूखी। तो इसे डॉक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि गिनी तट का मौसम बहुत उमस भरा और चिपचिपा होता है। हरमट्टन वहां पहुंचकर सारी नमी सोख लेती है और मौसम को खुशनुमा और स्वास्थ्यप्रद बना देती है, इसीलिए डॉक्टर हवा। क्या बात है। और भी कुछ प्रमुख गर्म हवाएं हैं? हाँ, जल्दी से देख लेते हैं। अरब मरुस्थल में सिमूम, इराक में शामल, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिकफील्डर। और न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर। इंडोनेशिया में कोयम्बाइंग है, जो तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाती है। और हमारे यहाँ भारत में? उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली लू। हाँ, लू से तो सब परिचित हैं। और कैलिफोर्निया में? सांता आना। जी, जो अक्सर वहाँ जंगलों की आग का कारण बनती है। तो ये तो हो गई गर्म हवाएं। आप कुछ ठंडी स्थानीय पवनों की बात करते हैं। जरूर। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध नाम है मिस्ट्रल। ये स्पेन और फ्रांस में बहती है। बहुत तेज और बर्फीली ठंडी हवा है। और एक नाम है बोरा। बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे और इटली में बहती है। ये भी बहुत ठंडी और तूफानी हवा है। दक्षिण अमेरिका में भी कोई है? हाँ, पैम्पेरो। ये अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे के पंपास घास के मैदानों में चलती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फीली हवा? उसे ब्लिजार्ड कहते हैं। ये सिर्फ ठंडी हवा नहीं, बल्कि तेज हवा और गिरती बर्फ का एक जानलेवा मिश्रण है। तो ये सभी स्थानीय पवनें दिखाती हैं कि कैसे एक ही ग्रह पर मौसम के कितने अलग अलग और अनोखे रूप देखने को मिलते हैं। सही कहा। ये पवनें हमें याद दिलाती हैं कि हम एक बहुत ही गतिशील वायुमंडलीय सिस्टम का हिस्सा हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि रेगिस्तान या मरुस्थल हम कहते किसे हैं? ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये वो क्षेत्र होते हैं जहां जो साल भर की औसत बारिश है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अच्छा, 25 सेंटीमीटर से कम। जी। और रेगिस्तान मतलब सिर्फ गर्म नहीं, ये दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के? हाँ, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। जैसे सहारा एक बहुत गर्म रेगिस्तान है और वहीं गोबी एक ठंडा रेगिस्तान है। और यहाँ जो वनस्पति उगती है वो भी तो काफी अलग होती होगी। बिल्कुल। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को मरुद्भिद या मतलब जीरोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट? हाँ, इनकी खासियत होती है कि ये कांटेदार होती हैं, पत्तियां पीली सी दिखेंगी और जड़ें बहुत गहरी होती हैं। गहरी जड़ें, पानी की तलाश में, है ना? एकदम सही। जैसे कैक्टस हो गया या खजूर, इनकी जड़ें पानी की खोज में जमीन में बहुत नीचे तक चली जाती हैं। वाह। तो चलिए एशिया से शुरू करते हैं। जरूर। एशिया में सबसे पहले नाम आता है थार मरुस्थल का। जी। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। जी, और ये भारत का और पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अच्छा। और एक मजेदार बात यह है कि थार मरुस्थल का जो हिस्सा पाकिस्तान में है उसे चोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान, ये तो नया नाम है। हाँ, और एक और रिकॉर्ड है इसके नाम। ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी है। मतलब यहाँ लोग बहुत रहते हैं। बिल्कुल। अगला है तकला मकान मरुस्थल। ये चीन में है। हाँ, ये चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तकला मकान, नाम बड़ा अजीब है। इसके नाम के मतलब भी वैसे ही हैं। इसे खंडरों का स्थान भी कहते हैं। और शायद मृत्यु का सागर भी। हाँ, मृत्यु का सागर भी। ये नाम याद रखने जरूरी हैं परीक्षा के लिहाज से। ठीक है, अब बात करते हैं गोबी मरुस्थल की। गोबी, ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। अच्छा, दोनों देशों में? हाँ, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा मंगोलिया में है। तो अगर कभी परीक्षा में दोनों ऑप्शन हो तो मंगोलिया को प्राथमिकता दी जाती है। समझ गई।
और गोबी मरुस्थल की एक खास पहचान है। क्या? वहाँ 2 कूबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। 2 कूबड़ वाले? जी, उन्हें बैक्ट्रियन ऊंट कहते हैं। अच्छा, चलिए अब ईरान की तरफ चलते हैं, वहां भी कुछ रेगिस्तान है। हाँ, ईरान में 2 प्रमुख मरुस्थल हैं। एक है दश्ते लूट और दूसरा दश्ते काविर। दोनों के नाम में दश्त आ रहा है। हाँ, याद रखने में आसानी होती है। और एक है कराकुम मरुस्थल। कराकुम? वो तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, तो ये हो गए एशिया के। अब अफ्रीका की बात करते हैं, और वहां तो सबसे प्रसिद्ध रेगिस्तान है सहारा। हाँ, सहारा मरुस्थल। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। और ये 11 देशों में फैला हुआ है। 11 देशों में? जी, लेकिन यहाँ एक दुविधा हो सकती है। कैसी दुविधा? देखिए, अगर सवाल हो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो जवाब सहारा नहीं होगा। तो क्या होगा? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिक मरुस्थल। वो एक ठंडा ध्रुवीय मरुस्थल है। ओह, तो अगर परीक्षा में अंटार्कटिक और सहारा दोनों विकल्प हो तो अंटार्कटिक सही जवाब होगा। अगर अंटार्कटिक विकल्प में नहीं है, तब सहारा सही माना जाएगा। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अफ्रीका का दूसरा महत्वपूर्ण मरुस्थल है कालाहारी, है ना? हाँ, कालाहारी मरुस्थल। ये मुख्य रूप से बोत्सवाना देश में स्थित है। बोत्सवाना में, ठीक है। अब चलते हैं उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरफ। जरूर। उत्तरी अमेरिका में आपको 3 मरुस्थल याद रखने हैं। 3? कौन कौन से? पहला है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ये अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ग्रेट बेसिन। दूसरा है मोजावे मरुस्थल। ये भी अमेरिका में ही है। और तीसरा है सोनोरन मरुस्थल। ये अमेरिका और मैक्सिको दोनों में फैला है। अच्छा, पर ज्यादातर हिस्सा किस देश में है? इसका ज्यादातर हिस्सा मैक्सिको में पड़ता है। ठीक है। अब दक्षिणी अमेरिका? दक्षिण अमेरिका में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं, बहुत ज्यादा। बताइए। पहला है अटाकामा मरुस्थल, चिली देश में। अटाकामा, इसके बारे में सुना है कि ये बहुत ही सूखा है। ये दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, मतलब यहाँ पानी लगभग ना के बराबर है। सबसे शुष्क? जी। और दूसरा है पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनिया, ये कहाँ है? ये अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है। अब हमारा आखिरी महाद्वीप बचा ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश? जी। यहाँ 3 प्रमुख मरुस्थल हैं। कौन कौन से? इनके नाम हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। हाँ, इन्हें इसी क्रम में याद रखा जा सकता है, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। बढ़िया, तो हमने लगभग सभी जरूरी रेगिस्तानों को देख लिया। हाँ, अब कुछ मुख्य बातें संक्षेप में दोहरा लेते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिक मरुस्थल। सही। और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। बिल्कुल। सबसे शुष्क मरुस्थल? अटाकामा। एकदम सही। और वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप। यूरोप, बिल्कुल सही। अच्छा, अब जल्दी से ठंडे और गर्म मरुस्थलों की सूची भी देख लेते हैं। हाँ। तो ठंडे मरुस्थल है अंटार्कटिक, गोबी और ग्रेट बेसिन। जी। और गर्म मरुस्थल? गर्म मरुस्थलों में आ जाएंगे सहारा, कालाहारी, दश्ते लूट, दश्ते कावेर, थार, तकला मकान। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया के वो तीनों, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। हाँ, घास के मैदान। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये हैं क्या। सही बात है। ये मतलब ऐसे बहुत बड़े बड़े इलाके होते हैं जहां दूर दूर तक बस घास और छोटी मोटी झाड़ियां ही दिखती हैं। कहीं कहीं पर हाँ, कुछ पेड़ भी मिल जाते हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया भर में इनके अलग अलग नाम हैं जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। बिल्कुल। और मोटे तौर पर दुनिया के जितने भी घास के मैदान हैं उन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 2 हिस्सों में? अच्छा। हाँ, पहला है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिन्हें टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, ये क्या होते हैं? मतलब जरा आसान भाषा में समझाइए कि ये क्षेत्र कौन से हैं। देखिए, पृथ्वी के बिल्कुल बीच से एक लाइन गुजरती है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, है ना? हाँ। उसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। अब इन दोनों रेखाओं के बीच का जो पूरा एरिया है वो बहुत गर्म रहता है, क्योंकि वहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। बिल्कुल सीधी। इसीलिए इस क्षेत्र को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अच्छा। तो इस गर्म इलाके में जो घास के मैदान हुए वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाए। और शीतोष्ण? तो अब कर्क रेखा से और ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक
और वैसे ही मकर रेखा से नीचे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टेम्परेट जोन। यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी नहीं तिरछी आती हैं, जिससे मौसम थोड़ा ठीक रहता होगा, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। एकदम सही। और इसी क्षेत्र के घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं। चलिए तो फिर महाद्वीपों के हिसाब से देखते हैं। शुरुआत शीतोष्ण मैदानों से करते हैं। हाँ बिल्कुल, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान है। ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों में मिलेंगे। प्रेरी, मैंने सुना है ये खेती के लिए बहुत मशहूर है। बहुत ज्यादा। ये गेहूं और मक्का उगाने के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगहों में से एक है। तभी तो इसे रोटी की टोकरी भी कहते हैं। रोटी की टोकरी, वाह। और दक्षिणी अमेरिका में वहां भी कुछ है ऐसा? दक्षिणी अमेरिका में है पंपास। पंपास, इसका सबसे ज्यादा हिस्सा अर्जेंटीना में है। पंपास, ये भी खेती के लिए जाने जाते हैं। खेती भी होती है पर ये पशुपालन के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा, अब यूरोप और एशिया की तरफ चलें। हाँ, तो यूरोप और एशिया मतलब यूरेशिया, यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी। और हंगरी में इनका एक अलग नाम भी है शायद। जी, हंगरी में इन्हें पुश्ताज कहते हैं। पुश्ताज, ठीक है। अगला महाद्वीप अफ्रीका। देखिए, दक्षिणी अफ्रीका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, उनको वेल्ड कहा जाता है। वेल्ड, हाँ, वेल्ड। और अब सबसे नीचे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया के नक्शे में एकदम नीचे है, तो याद रखना आसान है, वहां डाउन्स घास के मैदान हैं। डाउन्स अंडर तो डाउन्स हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ कंगारू और ऐसे कई जानवर मिलते हैं। और इसके पास ही न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के मैदान हैं। कैंटरबरी, ठीक है। तो ये तो हो गए शीतोष्ण वाले। अब उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों पर आते हैं। हाँ, ये मुख्य रूप से 4 हैं जो हमें याद रखने हैं। 4, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में ही 2 हैं, एक वेनेजुएला में जिन्हें लानोस कहते हैं, लानोस, और दूसरा ब्राजील में जिन्हें कैंपोस कहते हैं। अच्छा, लानोस और कैंपोस। और अफ्रीका में, वहां का तो शायद सबसे मशहूर है। हाँ, अफ्रीका में है सवाना। ये बहुत बड़ा है, मतलब कई देशों में फैला हुआ है, तो आमतौर पर सवाल में महाद्वीप का नाम ही आता है। सवाना। और एशिया में कोई है? एशिया में श्रीलंका में मिलता है, उसे पटाना कहते हैं। पटाना, ये ज्यादा सुना नहीं है। हाँ, ये उतना विशाल नहीं है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। कुछ सवाल पूछती हूँ मैं। जरूर। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान? वो है वेल्ड। ठीक है। और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल? प्रेरी, जिन्हें रोटी की टोकरी भी कहते हैं। सही। पटाना नाम के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किस देश में है? ये श्रीलंका में है। अमेज़न नदी के दक्षिण में ब्राजील के मैदानी इलाकों में जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उनका क्या नाम है? वो है काम्पोस। काम्पोस, ठीक है। तो चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, तो इसे समझते हैं। महासागरीय जलधाराएं आखिर हैं क्या? मतलब सीधे शब्दों में कहें तो? सीधे शब्दों में ये महासागर में पानी का एक निश्चित दिशा में बहना है, बस। और गति के आधार पर इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। सबसे धीमी गति को प्रवाह कहते हैं, यानी ड्रिफ्ट। जब गति थोड़ी औसत हो तो उसे कहते हैं धारा, मतलब करंट। और सबसे तेज? जब गति सबसे तेज होती है तो उसे स्ट्रीम कहते हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो सबसे जरूरी बात याद रखनी है वो ये है कि जलधाराएं 2 तरह की होती हैं, गर्म और ठंडी। अच्छा। परीक्षा में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई धारा गर्म है या ठंडी? इसका एक बहुत ही सरल नियम है। जो भी जलधाराएं भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के पास से पैदा होती हैं और ध्रुवों की ओर पोल्स की तरफ जाती है, वो गर्म होती हैं। क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका, जिसे हम उष्णकटिबंध कहते हैं, वो साल भर गर्म रहता है। बिल्कुल। और ठंडी जलधाराएं वो ध्रुवों से उत्पन्न होती हैं, जहां पानी बर्फीला होता है और भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। तो क्या उनका बहाव एकदम सीधा होता है? नहीं, यही तो एक और बात है। पृथ्वी के घूमने के कारण ये सीधी नहीं बहती। उत्तरी गोलार्ध में मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये धाराएं घड़ी की दिशा में घूमती हैं,
क्लॉकवाइज। और दक्षिणी गोलार्ध में? वहां घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ एक और आकर्षक बात है, जहाँ एक गर्म और एक ठंडी जलधारा मिलती है, वहाँ कुछ खास होता होगा? हाँ, वहाँ प्लैंकटन नाम की एक तरह की समुद्री घास उगती है। ये घास मछलियों का पसंदीदा भोजन है। ओह, इसीलिए ये क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने के केंद्र बन जाते हैं। एकदम सही, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, तो चलिए हिंद महासागर से शुरू करते हैं। जरूर। तो हिंद महासागर में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, जो कि गर्म है, वो मेडागास्कर द्वीप से टकराती है और दो हिस्सों में बढ़ जाती है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर धारा, ये दोनों ही गर्म है। और फिर वे आगे जाकर एक हो जाती है। हाँ, आगे चलकर ये दोनों मिल जाती हैं और आगुलहास जलधारा बनाती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण गर्म जलधारा है। लेकिन जब ये दक्षिण से आने वाली एक ठंडी धारा से मिलती है, तो इसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है और ये दक्षिणी हिंद प्रवाह बन जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका असर कहाँ पड़ता है? इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है ऑस्ट्रेलिया पर। अच्छा, ये प्रवाह जब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ता है, तो यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहलाता है। और ये ठंडी होगी या गर्म? ये एक ठंडी जलधारा है और इसी के कारण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में बड़े बड़े रेगिस्तान पाए जाते हैं। अच्छा, जैसे विक्टोरिया, गिब्सन। हाँ, क्योंकि ये ठंडी धारा अपने ऊपर की हवा को भी ठंडा कर देती है और बारिश नहीं होने देती। अब अटलांटिक महासागर की बात करते हैं। पहले उत्तरी अटलांटिक। ठीक है, यहाँ उत्तर विषुवत रेखीय धारा, जो गर्म है, आगे बढ़कर फ्लोरिडा और एंटीलीज धाराओं में बट जाती है। ये दोनों भी गर्म है? हाँ, और ये मिलकर दुनिया की सबसे तेज धारा गल्फ स्ट्रीम बनाती हैं। गल्फ स्ट्रीम, मैंने सुना है इसे यूरोप का कंबल भी कहते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि ये गर्म धारा यूरोप के मौसम को काफी आरामदायक बनाए रखती है, वरना वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती। आगे चलकर ये उत्तर से आने वाली ठंडी लैब्राडोर जलधारा से मिलती है। मतलब मछलियों के लिए एक और बढ़िया जगह। एकदम सही। इस टकराव से गल्फ स्ट्रीम की गति थोड़ी कम हो जाती है और ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहलाता है। ये आगे 3 हिस्सों में बंटता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कनारी जलधारा। और ये कनारी जलधारा? ये एक ठंडी धारा है और अफ्रीका के तट के साथ साथ बहती है। यहीं पर सार्गेसो सागर भी पाया जाता है। अच्छा, और दक्षिणी अटलांटिक में क्या वहां भी यही पैटर्न है? हाँ, वहां भी लगभग वही पैटर्न है। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, जो कि गर्म है, ब्राजील के तट पर ब्राजील जलधारा बन जाती है और यह दक्षिण से आने वाली ठंडी फॉकलैंड जलधारा से मिलती है। फिर ये मिलकर पूरब की ओर मुड़ जाती होंगी। हाँ, इसके बाद यह दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह बन जाता है और अफ्रीका के तट पर बेंगुएला जलधारा कहलाता है। तो बेंगुएला ठंडी है या गर्म? ये एक महत्वपूर्ण ठंडी जलधारा है। आखिर में सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत में उत्तर विषुवद्रिकीय धारा, जो कि गर्म है, आगे बढ़कर कुरोशियो और सुशीमा धाराओं में बट जाती है। कुरोशियो को उसके गहरे नीले रंग के कारण काली धारा या ब्लैक टाइड भी कहा जाता है। जापान की गल्फ स्ट्रीम की तरह? हाँ, कह सकते हैं। यह उत्तर से आने वाली ठंडी ओयाशियो जलधारा से मिलती है, जिससे जापान के पास मछली पकड़ने का एक और बड़ा क्षेत्र बनता है। आगे यह उत्तरी प्रशांत प्रवाह बन जाता है। और ये भी बंटता होगा, है ना? हाँ, ये 2 धाराओं में बंटता है। उत्तर की ओर जाने वाली गर्म अलास्का जलधारा और दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी कैलिफोर्निया जलधारा। ठीक है, अब दक्षिणी प्रशांत। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कौन सी धारा है? यहाँ है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा और ये गर्म है। अच्छा, इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। सूरज पूर्व यानी ईस्ट में उगता है, इसलिए पूर्वी धारा गर्म है। सूरज पश्चिम यानी वेस्ट में डूबता है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी है। ये तो बढ़िया ट्रिक है। ये गर्म धारा आगे जाकर ठंडे अंटार्कटिक प्रवाह से मिलती है और दक्षिणी प्रशांत प्रवाह बन जाती है। जब ये प्रवाह दक्षिण अमेरिका के तट से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ता है, तो ये पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा कहलाता है। पेरू या हम्बोल्ट जलधारा? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठंडी जलधारा है और परीक्षाओं में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, विश्व के प्रमुख नदी बांध।
तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बांध यानी डैम होता क्या है। बिल्कुल। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो बांध बहती हुई नदी के पानी को रोकने के लिए या कहिए उसके प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक अवरोध है, एक तरह का बैरियर। हाँ, एक बैरियर। और इसका उपयोग कई मकसदों के लिए होता है, जैसे सिंचाई हो गया, पीने के पानी की आपूर्ति, और सबसे महत्वपूर्ण पन बिजली बनाना। बिल्कुल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और जब बांध के पीछे पानी जमा होता है तो उसे जलाशय कहते हैं। अच्छा, तो क्या बांधों के प्रकार भी होते हैं? मतलब सारे एक जैसे तो नहीं होते होंगे? नहीं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है गुरुत्व बांध, जिसे ग्रेविटी डैम कहते हैं। ये नाम से ही लगता है कि बहुत वजनदार होगा। हाँ, ये कंक्रीट से बने बहुत बड़े और वजनदार होते हैं। दूसरा है रॉकफिल बांध, जो मिट्टी और चट्टानों से बनते हैं। सही। और तीसरा है चांप बांध, मतलब आर्च डैम। इनकी बनावट एक आर्च की तरह, यूं कहिए कि घुमावदार होती है। समझ गई। तो चलिए दुनिया के कुछ जरूरी बांधों को देखते हैं। शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से करते हैं। यहाँ कोलंबिया नदी पर 2 प्रमुख बांध हैं, है ना? जी, ग्रैंड कुली बांध और बॉनविले बांध। और ये दोनों ग्रेविटी डैम हैं। हाँ, ये दोनों ही गुरुत्व बांध के अच्छे उदाहरण हैं। ग्रैंड कुली बांध तो अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में है और इसे मुख्य रूप से पन बिजली उत्पादन और सिंचाई के लिए बनाया गया था। अमेरिका ने एक और बहुत प्रसिद्ध बांध है। हाँ, हूवर बांध, जिसे बोल्डर बांध भी कहा जाता है शायद। बिल्कुल, उसे बोल्डर बांध भी कहते हैं। ये कोलोराडो नदी पर बना है। अच्छा। और ये नेवादा और एरिजोना, इन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। और इसे क्यों बनाया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य था नदी की बाढ़ को नियंत्रित करना। ठीक है, अब दक्षिण अमेरिका की ओर चलते हैं। ब्राजील और पैराग्वे की सीमा पर पराना नदी पर इतेपू बांध। हाँ, इतेपू बांध। ये जल विद्युत उत्पादन के लिए दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। नदी का नाम याद रखना आसान है, पराना नदी पर इतेपू बांध। बिल्कुल। अब अगर अफ्रीका का जिक्र करें तो मिस्र में नील नदी पर बना अस्वान बांध बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। अस्वान बांध अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। और ये नील नदी तो खैर दुनिया की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ, और ये श्वेत नील और ब्लू नील नदियों के मिलने से बनती हैं, जो सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। इसीलिए मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। अफ्रीका में एक और बांध है, करीबा बांध। हाँ, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच जम्बेजी नदी पर स्थित है। और ये किस प्रकार का बांध है? ये एक चाप बांध यानी आर्च डैम का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, और नाइजीरिया में भी एक महत्वपूर्ण बांध है, केंजी बांध। हाँ, ये नाइजर नदी पर बना है। ये नाम याद रखना तो बहुत ही आसान है। केंजी बांध नाइजर नदी पर। बिल्कुल। और घाना में, अफ्रीका के घाना देश में वोल्टा नदी पर अकोसम्बो बांध बना है और ये एक रॉकफिल बांध है। ठीक है, अब यूरोप की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड में मुझे लगता है 2 बांध ध्यान रखने योग्य है। पहला है ग्रैंड डिक्सन बांध। हाँ, ये तो डिक्सन नदी पर ही बना है, तो नाम से ही नदी का पता चल जाता है। और दूसरा है कॉन्ट्रा बांध। इसे वर्जास्का बांध भी कहते हैं ना? जी, वर्जास्का बांध, क्योंकि ये वर्जास्का नदी पर है और ये इसलिए भी काफी मशहूर है फिल्मों की वजह से। हाँ बिल्कुल, इसे कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है। मुझे याद है धूम 3 फिल्म का जो क्लाइमैक्स सीन था, हाँ, वो सीन इसी बांध पर फिल्माया गया था। चलिए अब एशिया की ओर बढ़ते हैं। चीन का 3 गॉर्जस बांध, ये तो बहुत चर्चा में रहता है। बिल्कुल, ये चीन में एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी पर बनाया है और ये दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े और भारी भरकम बांधों में से गिना जाता है। अफगानिस्तान में भी एक बांध है जिसका भारत से संबंध है। हाँ, सलमा बांध, जो हरी नदी पर बना है। इसे भारत ने बनाया है। जी, इसे भारत ने बनाया था और इसका नाम बदलकर अफगान भारत मैत्री बांध कर दिया गया है। 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था। अच्छा, और जापान का कौन सा बांध प्रसिद्ध है? जापान में कुरोबे नदी पर कुरोबे बांध है। ये भी एक आर्च डैम है। और आखिर में तजाकिस्तान, वहाँ का न्यूरिक बांध। हाँ, न्यूरिक बांध, ये वक्ष नदी पर बना है। अच्छा, तो हम बात करेंगे जनजातियों के बारे में, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब हम जनजाति कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? हाँ, ये सवाल तो सबसे पहले आता है मन में। देखिए, जनजाति मतलब लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक खास भौगोलिक इलाके में रहता है, जैसे जंगल या पहाड़। बिल्कुल, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, कहीं भी। और उनकी अपनी एक अलग भाषा होती है,
अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज। और वो एक तरह से बाहरी दुनिया से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं ना? सही कहा, वो ज्यादातर अपनी पारंपरिक जीवन शैली को ही बनाए रखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका के बर्फीले इलाकों से। मेरे ख्याल से सबसे पहले एस्किमो का नाम ही आता है। बिल्कुल, एस्किमो, जिन्हें अब इनुइट कहना ज्यादा सही माना जाता है, वो ध्रुवीय क्षेत्रों के मतलब एक्सपर्ट हैं। ध्रुवीय क्षेत्र यानी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड वाले इलाके। हाँ, वही, जहां साल के ज्यादातर समय बर्फ ही बर्फ होती है और उनका पूरा जीवन आप कह सकते हैं इसी बर्फ के आसपास घूमता है। और यहीं पर उनके वो बर्फ वाले घर इग्लू की बात आती है। हम सबने सुना है इसके बारे में। हाँ, इग्लू, पर यहाँ एक बहुत मतलब आम धारणा है कि वो उनके परमानेंट घर होते हैं, हमेशा वहीं रहते हैं। बिल्कुल, जबकि ज्यादातर मामलों में ऐसा है नहीं। वो असल में शिकार के सफर के दौरान बनाए गए अस्थायी ठिकाने होते हैं। अच्छा, ये तो नई बात है। और मजे की बात देखिए, उनका पूरा सर्वाइवल सिस्टम उसी माहौल से निकला है। रहने के लिए बर्फ से इग्लू बना लिया, आने जाने के लिए स्लेज गाड़ी बना ली जिसमें पहिए नहीं होते, जिसे वो कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और शिकार के लिए भी उन्होंने जानवरों की हड्डियों से एक हथियार बनाया, हारपून। हारपून, ये कितना लंबा होता होगा? कोई 4-5 फुट लंबा। इससे वो सील और वेल जैसी बड़ी मछलियों का शिकार करते हैं। तो इग्लू, स्लेज, हारपून, ये तीनों चीजें दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने एक मुश्किल माहौल में जीना सीख लिया। कमाल है। अच्छा, उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन का भी जिक्र बहुत होता है। हाँ, हालांकि रेड इंडियन शब्द अब थोड़ा पुराना हो गया है। अब ज्यादातर लोग नेटिव अमेरिकन या मूल अमेरिकी कहते हैं। अच्छा, ये अमेरिका के मतलब असली निवासी हैं। यूरोपीय लोगों के आने से हजारों साल पहले से वहां रह रहे थे, मुख्य रूप से आज के यूएसए और कनाडा में। और माया जनजाति, उनका भी तो नाम बहुत बड़ा है। हाँ, माया सभ्यता तो बहुत ही गौरवशाली रही है। वो मुख्य रूप से मेक्सिको के इलाके में बसे थे। अपनी वास्तुकला और कैलेंडर के लिए जाने जाते थे शायद। बिल्कुल, वास्तुकला, खगोल विज्ञान बहुत उन्नत थे वो। उनके पिरामिड आज भी हैं। इनके अलावा यूएसए में होपी और यांकी जैसी जनजातियां भी मिलती हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका की बर्फ से निकलकर अब अगर हम अमेज़न के घने जंगलों की तरफ जाएं, तो वहां तो चुनौतियां बिल्कुल अलग होंगी। एकदम अलग। वहां हमें मिलती है बोरो जनजाति, मुख्य रूप से ब्राजील के अमेज़न बेसिन में। देखने में कैसे होते हैं ये लोग? शारीरिक रूप से तो ये मूल अमेरिकियों जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनका स्वभाव काफी जुझारू और कह सकते हैं निर्दयी माना जाता है। निर्दयी, ये तो काफी कठोर शब्द है। हाँ, और पुराने विवरणों के अनुसार इसकी वजह थी, कहा जाता है कि उनके समाज में लड़ाई और बदला लेने की भावना बहुत मजबूत थी। अच्छा। और कुछ मौकों पर मानव हत्या और मांस भक्षण जैसी प्रथाएं भी थीं। वो जीत की निशानी के तौर पर दुश्मनों की खोपड़ियों को अपनी झोपड़ियों के बाहर लगाते थे। ये सुनना ही कितना अजीब लग रहा है। हाँ, ये बाहरी लोगों के नजरिए से लिखी गई बातें हैं, लेकिन ये उनकी ताकत दिखाने का एक तरीका था। समझी। चलिए अब अफ्रीका चलते हैं। कहते हैं कि वहां दुनिया में सबसे ज्यादा जनजातीय विविधता है। आपने बिल्कुल सही कहा। अफ्रीका तो जैसे जनजातीय संस्कृतियों का एक जीता जागता म्यूजियम है। शुरुआत करते हैं कांगो नदी बेसिन की पिग्मी जनजाति से। कांगो नदी, वो जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? वही। तो पिग्मी जनजाति की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पेड़ों पर घर बनाते हैं। पेड़ों पर? सच में? हाँ, ये कोई कल्पना नहीं है। जमीन के खतरों जैसे जंगली जानवरों और बाढ़ से बचने का एक बहुत ही कारगर तरीका ही है। वाह, ये तो मुझे कालाहारी मरुस्थल की बुशमैन जनजाति की याद दिला रहा है। मैंने पढ़ा था कि उनका खाना बहुत अनोखा होता है। हाँ, बुशमैन जनजाति जो बोत्सवाना के कालाहारी रेगिस्तान में रहती है, उनका मुख्य भोजन है दीमक। दीमक? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, पर प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। इसीलिए दीमक को बुशमैन का चावल भी कहते हैं। बुशमैन का चावल? कमाल है, हर जगह इंसान ने कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया है। बिल्कुल। अब देखिए, अफ्रीका में ही मसाई जनजाति है, केनिया और तंजानिया में। हाँ, मसाई वॉरियर्स अपने लाल कपड़ों और लंबे कद के लिए बहुत मशहूर है। सही। और एक दिलचस्प बात, उनके बनाए गए पारंपरिक घर को क्रोल कहते हैं। क्रोल? ये कैसे बनता है? ये मिट्टी और गोबर से बनाए गोल बाड़ा होता है। ओह, तो जैसे एस्किमो का इग्लू बर्फ से, वैसे मसाई का क्रोल मिट्टी से। सही पकड़ा आपने। हर जनजाति अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करती है। इसी तरह सहारा रेगिस्तान में तुआरेग जनजाति है।
इन्हें रेगिस्तान के नीले लोग भी कहते हैं ना? हाँ, क्योंकि ये नीले रंग के कपड़े पहनते हैं और आज के समय में ये सहारा घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए गाइड का काम भी करते हैं। मतलब अपनी पारंपरिक जानकारी को आधुनिक दुनिया से जोड़ रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और दक्षिण अफ्रीका में? दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर जनजातियां हैं। उनका इतिहास थोड़ा जटिल और टकराव भरा रहा है। वाकई अफ्रीका में तो हर जनजाति की अपनी एक अलग ही दुनिया है। अब एशिया की तरफ चलें? जरूर। एशिया भी विविधता में कम नहीं है। अरब के रेगिस्तान में आपको बद्दू जनजाति मिलेगी। ये खाना बदोश होते हैं शायद। हाँ, खाना बदोश है। इनका जीवन ऊंट, भेड़, बकरियां पालने पर ही निर्भर करता है। और अगर थोड़ा पूरब की ओर चलें, ईरान, इराक की तरफ, तो वहाँ कुर्द जनजाति का नाम आता है। हाँ, कुर्द। ये लोग ईरान, इराक, तुर्की और सीरिया के पहाड़ी इलाकों में बसे हैं और ये काफी समय से अपने लिए एक अलग देश कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। यानी इनकी पहचान सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, राजनीतिक भी है। बिल्कुल। अच्छा, और मध्य एशिया का क्या? किर्गिस्तान और पामीर के पठार जैसे इलाकों में? वहां रहती है किर्गिज जनजाति। ये भी खाना बदोश है और घोड़ों से इनका गहरा रिश्ता है। अच्छा। इनकी दो चीजें बहुत खास हैं। एक तो उनका पेय, कुमिस। ये घोड़ी के दूध को सड़ाकर बनाई गई एक तरह की खट्टी शराब होती है। घोड़ी के दूध से शराब? ये तो मैंने पहली बार सुना है। और दूसरी चीज है उनका घर। वो एक गोल तंबू में रहते हैं जिसे यूर्त कहते हैं। इसे आसानी से खोला और पैक किया जा सकता है। वाह! तो फिर से वही बात, मसाई का क्रोल मैदानों के लिए और किर्गिज का यूर्त खुले पठारों के लिए, बनावट माहौल के हिसाब से। एकदम सही। और रूस के ठंडे इलाके साइबेरिया में? साइबेरिया में कमसिन और युकागीर जैसी जनजातियां हैं। उनका जीवन भी काफी हद तक उत्तरी अमेरिका के इनुइट जैसा ही है, कठोर ठंड और शिकार पर आधारित। और दक्षिण पूर्व एशिया में, जैसे मलेशिया, श्रीलंका? मलेशिया में सेमांग जनजाति है और श्रीलंका में वेद्दा। वेद्दा, ये नाम कैसे याद रहेगा? इसे आप रावण से जोड़ सकती हैं। कहते हैं रावण वेदों का ज्ञाता था और वो श्रीलंका से था, तो वेदों से वेद्दा। हाँ, ये तरीका तो काम करेगा। हाँ, बस याद रखने के लिए। माना यह जाता है कि वेद्दा लोग श्रीलंका के सबसे पहले निवासी थे। ये तो बहुत दिलचस्प है। एक बात बताइए, जापान जैसे टेक्नोलॉजी में इतने आगे देश में भी क्या कोई मूल जनजाति है? हाँ, ये बात बहुत से लोगों को हैरान करती है। जापान में आइनू नाम की एक मूल जनजाति है। आइनू? हाँ, वो मुख्य रूप से जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो में रहते हैं और उनकी भाषा और संस्कृति जापानी संस्कृति से बिल्कुल अलग है। कमाल है। तो अब हमारे पास यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बचे हैं। यहाँ शायद तस्वीर उतनी घनी नहीं होगी। सही है, लेकिन यहाँ भी महत्वपूर्ण समूह हैं। यूरोप में नॉर्डिक देशों में नॉर्डिक जनजाति के लोग हैं जिनका संबंध वाइकिंग से जोड़ा जाता है। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे में? हाँ, और बेल्जियम में फ्लेमिश जनजाति है। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का क्या? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को अक्सर एबोरिजिनल कहा जाता है। उनमें से एक प्रमुख जनजाति है ब्लैक फैलो। उनकी संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी जीवित संस्कृतियों में से एक है। कितनी पुरानी? करीब 60,000 साल से भी ज्यादा। 60,000 साल? ये तो कल्पना से भी परे है। और आखिर में न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड की पहचान वहां की माओरी जनजाति से ही जुड़ी है। वो पोलिनेशियन नाविक थे। और उनका वो युद्ध नृत्य हाका तो अब पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल। न्यूजीलैंड की रग्बी टीम उसे अपने मैचों से पहले करती है। ये उनकी सांस्कृतिक ताकत का प्रतीक बन गया है। तो आज हमने देखा कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए द स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और मास्टर वीडियो के साथ। नमस्कार।